कानपुर शहर के एक हिस्से में शहनाइयों की गूंज थी। अंजलि का ब्याह अमित से हो रहा था। अंजलि, जो हिंदी साहित्य की शौकीन और स्वभाव से बेहद गंभीर लड़की थी, अपनी आंखों में नए जीवन के सुनहरे सपने सजाए कमला देवी के घर में दाखिल हुई थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई ताना न सुनना पड़े। शादी की अगली ही सुबह, जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से ज़मीन पर नहीं उतरी थी, अंजलि के कानों में एक कर्कश आवाज़ पड़ी। अरे ओ महारानी, धूप निकल आई है और तुम अब तक बिस्तर पर ही हो। ये तुम्हारे मायके का लापरवाह माहौल नहीं है, ये कमला देवी का घर है। यहाँ सुबह 5 बजे रसोई में हाजिर होना पड़ता है। अंजलि हड़बड़ाकर उठी। उसने घड़ी देखी। अभी सुबह के 5:30 ही बजे थे। उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू संभाला, बड़ों के संस्कार याद किए और मुस्कुराकर कमला देवी के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन कमला देवी ने पैर पीछे खींच लिए। ये ड्रामे रसोई के बाहर रखना, जाओ जाकर सबके लिए कड़क चाय बनाओ और याद रहे अदरक कूट कर डालना, कंजूसी मत करना, कमला देवी ने कठोरता से कहा। अंजलि ने भारी मन से रसोई का रुख किया। उसने सोचा कि शायद माँ जी थोड़े कड़क स्वभाव की हैं। वक्त के साथ जब वो उनके स्वभाव को समझ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी नासमझी थी। कमला देवी को सीधे और शांत लोग पसंद नहीं थे। उन्हें तो बस हुक्म चलाना और दूसरों को अपने पैरों के नीचे दबाकर रखना आता था। महीने बीतते गए, लेकिन अंजलि की ज़िंदगी की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रसोई से शुरू हुआ सफ़र अब घर के हर कोने के अत्याचार में बदल चुका था। अंजलि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मशीन की तरह काम करती। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, साफ सफाई और फिर तीनों वक्त का खाना, ये सब अकेले अंजलि की जिम्मेदारी थी। घर में काम वाली बाई रखने की सख्त मनाही थी, क्योंकि कमला देवी का मानना था कि बहू इसीलिए तो आती है कि घर का खर्च बचे। अत्याचार सिर्फ शारीरिक थकान तक सीमित नहीं था, मानसिक प्रताड़ना इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। हर छोटी बात पर ताना मारना कमला देवी की पसंदीदा बात बन गई थी। एक दोपहर अंजलि ने दाल में तड़का लगाया। सुगंध पूरे घर में फैल गई, लेकिन जैसे ही कमला देवी ने पहली बाइट ली, उन्होंने कटोरी डाइनिंग टेबल पर पटक दी। दाल अमित के कपड़ों पर जा गिरी। क्या बनाया है ये? पानी जैसी दाल। तुम्हारे मायके में क्या खाना बनाना नहीं सिखाया? यहाँ सिर्फ सूखी रोटियाँ ही मिलती थीं। ढंग की परवरिश दी होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता, कमला देवी चिल्लाई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप कपड़ा लेकर ज़मीन साफ करने लगी। अमित बगल में बैठा था। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अंजलि से कहा, अंजलि, माँ ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़ा ध्यान से बनाया करो। और माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम चुप रहा करो, इसी में घर की भलाई है। अमित का ये व्यवहार अंजलि को अंदर से तोड़ देता था। वो कोई पराई नहीं थी, उसकी पत्नी थी, लेकिन अमित अपनी माँ के सामने इतना डरपोक बन जाता कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाता। जब भी अंजलि रात को कमरे में अमित से अपना दर्द बांटने की कोशिश करती, अमित करवट बदल कर सो जाता या कह देता, मैं दिन भर ऑफिस के काम से थका रहता हूँ, मुझे ये घरेलू झगड़े मत सुनाया करो। जुल्म की इंतहा तब हुई जब सर्दियों के दिनों में अंजलि को तेज़ दिमागी बुखार, टाइफाइड हो गया। उसका पूरा शरीर तप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अमित ऑफिस जा चुका था। अंजलि ने कांपती आवाज़ में कमला देवी को पुकारा, माँ जी, ज़रा यहाँ आइए। कमला देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए। क्या है? अब सुबह सुबह क्या नया बहाना है? माँ जी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, सिर फटा जा रहा है, आज मुझसे रसोई का काम नहीं हो पाएगा। क्या अमित से कहकर डॉक्टर को बुलवा देंगी और आज का खाना बाहर से? इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे झटके से बिस्तर से नीचे उतार दिया। अंजलि कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ी। बाहर से खाना आएगा? तुम्हारे बाप के यहाँ से पैसे आते हैं क्या बाहर के खाने के लिए? ये बीमारी के नाटक मेरे सामने मत करो, उठो और रसोई में जाओ। आज मोहल्ले की कीर्तन मंडली आने वाली है, सबके लिए हलवा और पूड़ियाँ तुम्हें ही बनानी है। अगर 1 घंटे में काम शुरू नहीं हुआ तो सीधे अपने मायके का रास्ता पकड़ लेना, कमला देवी ने बेरहमी से कहा। अंजलि ने ज़मीन पर पड़े पड़े
अमित को फ़ोन लगाने की कोशिश की। अमित ने फ़ोन उठाया, लेकिन अंजलि की बात सुने बिना बोला, अंजलि, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन कट गया। उस दिन अंजलि की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि उसका रहा सहा धैर्य बह गया। उसने कांपते हाथों से रोते हुए तेज़ बुखार में 20 लोगों का खाना बनाया। उस रात जब वो रसोई साफ करके अपने कमरे में लौटी तो उसने शीशे में खुद को देखा। सूखी हुई आंखें, पीला चेहरा और बेजान शरीर। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसी ज़िंदगी के लिए पैदा हुई थी? क्या अपनों की खुशी के लिए खुद को मिटा देना ही एक औरत की नियति है? कुछ दिनों बाद अंजलि की कॉलेज की पुरानी सहेली कीर्ति उससे मिलने आई। कीर्ति एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो कानपुर में ही महिलाओं के अधिकारों के लिए एक स्वयंसेवी संस्था एनजीओ चलाती थी। जब कीर्ति ने अंजलि को देखा तो वो दंग रह गई। कॉलेज के दिनों में जो अंजलि हिंदी की कविताएं पढ़ती थी, जिसकी आवाज़ में एक खनक थी, आज उसकी आवाज़ में सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। कमला देवी किसी पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी। कीर्ति ने अंजलि के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। अंजलि की कलाई पर नीले निशान थे जो जल्दबाजी में काम करते वक्त गर्म बर्तनों से जलने या कमला देवी के झटके से पकड़ने की वजह से बने थे। अंजलि, ये सब क्या है? तुम्हारी ये हालत किसने की? कीर्ति ने गुस्से और अफसोस से पूछा। अंजलि ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। कुछ नहीं कीर्ति, बस वो रसोई में काम करते समय। मुझसे झूठ मत बोलो अंजलि, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हारी लाचारी बता रही हैं। क्या तुम्हारी सास तुम्हारे साथ मारपीट करती है? और अमित, वो कहाँ है? अंजलि अब खुद को रोक नहीं पाई। वो कीर्ति के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पिछले 1 साल का हर एक कतरा जुल्म, हर एक ताना और अमित की बेरुखी की दास्तान कीर्ति के सामने रख दी। ये सब सुनकर कीर्ति की मुट्ठियाँ भिज गईं। उसने अंजलि के आंसू पोंछे और बहुत ही गंभीर होकर कहा, अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे पास डिग्री है, हुनर है। तुम इस तरह घुट घुट कर मरने के लिए नहीं बनी हो। जुल्म करना जितना बड़ा पाप है, जुल्म को चुपचाप सहना उससे भी बड़ा पाप है। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी सास को ताकत दे रही है। जब तक तुम खुद अपने हक के लिए अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करोगी, दुनिया का कोई कानून, कोई सहेली तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और खड़ी हो जाओ। कीर्ति की बातों ने अंजलि के अंदर सोई हुई स्वाभिमानी लड़की को जगा दिया जो कहीं खो गई थी। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने घर बसाने के चक्कर में अपनी हस्ती ही दांव पर लगा दी है। उसने कीर्ति की आंखों में देखा और कहा, तुम ठीक कह रही हो कीर्ति, अब बहुत हो चुका। अब रोने का वक्त ख़त्म, कुछ करने का वक्त शुरू होता है। अगले कुछ हफ्तों तक अंजलि ने एक अजीब सी चुप्पी साध ली। वो चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में लाचारी नहीं, बल्कि एक तूफान की तैयारी थी। उसने कीर्ति की मदद से चुपके से एक नामी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका टीचर के पद के लिए इंटरव्यू दिया और अपनी बेहतरीन इंग्लिश व हिंदी भाषा की पकड़ की वजह से उसका चयन भी हो गया। उसे अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन करना था। उसने अपने पैसों से शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा लेकिन साफ़ सुथरा फ्लैट भी बुक कर लिया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इतिहास को बदलना था। रविवार की सुबह थी। अमित घर पर ही था और हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। कमला देवी हमेशा की तरह अपने कमरे से ठाठ से निकली और रसोई की तरफ चिल्लाई, अरे ओ अंजलि, 8 बजने को आए हैं, मेरी चाय अब तक टेबल पर क्यों नहीं आई? हाथ पैर टूट गए हैं क्या तेरे? लेकिन रसोई से कोई आवाज़ नहीं आई। कमला देवी बड़बड़ाती हुई रसोई में गई तो देखा वहाँ सन्नाटा था। गैस चूल्हा बंद पड़ा था। वो गुस्से में पैर पटकती हुई अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन अंजलि कमरे में नहीं थी। वो तो लिविंग रूम के सोफे पर बेहद सलीके से साड़ी पहने तैयार होकर बैठी थी। उसके एक हाथ में चाय का मग था और दूसरे हाथ में उस स्कूल का अपॉइंटमेंट लेटर था। कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या तमाशा है? तू यहाँ सज धज कर महारानी की तरह बैठी है और रसोई में चाय का एक कतरा नहीं है। अमित, देखो अपनी इस बदतमीज़ पत्नी को। अमित भी टीवी से नज़र हटाकर अंजलि की तरफ देखने लगा। अंजलि, ये क्या तरीका है? माँ सुबह से चाय मांग रही हैं और तुम यहाँ बैठी हो।
जाओ पहले माँ को चाय दो। अंजलि ने चाय का मग धीरे से टेबल पर रखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मजबूती थी जिसे देखकर अमित भी अंदर से थोड़ा काँप गया। अंजलि अपनी जगह से उठी और कमला देवी के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द में लोहे जैसी मजबूती थी। माँ जी, आज से इस घर की रसोई में बिना वजह की चिल्लाहट बंद होगी। और रही बात आपकी चाय की, तो आपके हाथ पर बिल्कुल ठीक है। आप अपनी चाय खुद बना सकती हैं। आज के बाद मैं इस घर का कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो मुझे एक नौकरानी साबित करे। कमला देवी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी 58 साल की ज़िंदगी में किसी बहू ने उनसे इस सवर में बात नहीं की थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर में रहकर मुझे आंखें दिखा रही है। भूल मत कि इस घर का दाना पानी मेरे बेटे की बदौलत चलता है। अगर ज़्यादा पर लग गए हैं तो निकल जा मेरे घर से। अंजलि हल्का सा मुस्कुराई। ये एक आज़ाद औरत की मुस्कान थी। ये घर आपका हो सकता है माँ जी, लेकिन मेरी ज़िंदगी आपकी जागीर नहीं है। और अमित का दाना पानी, अमित ने मुझे सिर्फ ताने और अकेलापन दिया है। इस घर के दाने पानी की कीमत मैंने अपने आत्मसम्मान और अपने खून पसीने से चुकाई है। अमित सोफे से उठा और अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अंजलि, तुम होश में तो हो? माँ से इस तरह बात करते हैं भला? माफ़ी मांगो उनसे और अंदर जाओ। अंजलि ने झटके से अपना हाथ अमित की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आंखों में अमित के लिए सिर्फ एक गहरी मायूसी थी। अमित, जब तुम्हारी माँ मुझे तेज़ बुखार में ज़मीन पर घसीट रही थी, तब तुम्हारा होश कहाँ था? जब उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन पर बेइज्जत किया, तब तुम्हारी शराफत कहाँ सो रही थी? मैंने एक पति से सुरक्षा और सम्मान चाहा था, लेकिन तुम सिर्फ एक मूर्ख दर्शक बने रहे। जो मर्द अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसे पत्नी पर हुक्म चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंजलि अंदर गई और अपना सूटकेस लेकर बाहर आई, जिसे उसने एक रात पहले ही पैक कर लिया था। कमला देवी ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा, बड़ी आई स्वाभिमान वाली, जाओ देखते हैं कहाँ जाती हो। 2 दिन में मायके वाले भी बोझ समझने लगेंगे, तो रोती हुई इसी चौखट पर नाक रगड़ने आओगी। अंजलि दरवाजे के पास रुकी। उसने पलटकर कमला देवी और अमित की तरफ देखा। माँ जी, गलत फहमी में मत रहिए। मैं मायके जाकर अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनने नहीं जा रही। मुझे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में सीनियर टीचर की नौकरी मिल गई है। और ये देखिए, ये मेरे नए फ्लैट की चाबियां हैं। मैं आत्मनिर्भर हूँ, कमाना भी जानती हूँ और सम्मान से जीना भी। अब से मेरी ज़िंदगी के फैसले ना आप करेंगी और ना अमित। अमित ने अंजलि की आंखों में वो फैसला देख लिया था जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, अंजलि प्लीज़ एक बार बैठकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बात करने का वक्त तुमने बहुत पहले खो दिया अमित। अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। अंजलि ने मजबूती से कहा। उसने घर के मुख्य दरवाजे को खोला और बाहर कदम रख दिया। सुबह की ताज़ी ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो महीनों बाद खुली हवा में सांस ले रही हो। उसने पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया, वो दरवाज़ा जो उसके अतीत के जुल्मों का गवाह था। पीछे घर के अंदर कमला देवी सोफे पर सन्न बैठी थीं। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था और अमित के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अंजलि अपने नए सफ़र पर निकल चुकी थी, जहाँ डर नहीं, सिर्फ उसका अपना आसमान था। तो दोस्तों बताइए, क्या अंजलि ने जो किया वो सही था? क्या अंजलि को अमित को माफ़ करके उसके साथ वापस रहना चाहिए था, या फिर अंजलि को डाइवोर्स ले लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।